हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श सिंह, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। अगर आप भी क्लास 12th में हैं और इस साल का बोर्ड एग्जाम का आप पार्ट देने जा रहे हैं, इस साल आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी फर्स्ट 14 डे 14 चैप्टर की आपकी सीरीज चालू कर रहे हैं। और यहाँ से आपके जो भी 14 चैप्टर हैं फिजिक्स में, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, आपको पता है आपकी क्लास 12 की जो फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। और आपके लास्ट चैप्टर जो आपका 14 चैप्टर है वहां तक खत्म करने वाले हैं परमाणु नाभिक, आपका जो भी चैप्टर है, ठीक है। तो ये पूरे 14 दिन तक चलने वाली है, जिसमें आपकी 14 चैप्टर के पूरे वन शॉट कराए जाएंगे, ठीक है। अगर आप ज्ञानोदय के स्टूडेंट हैं, क्लास 10 के, तो आपको ही पता होगा कि हाँ वन शॉट वीडियो की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। वैसे तो ज्ञानोदय गुरुजी क्लास 10 के लिए पढ़ाते हैं, तो अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट कोई है यहाँ पर, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यह वीडियो क्लास 12 के लिए है, ठीक है। यह क्लास 12 के लिए है, ठीक है। तो अगर क्लास 10 वाले हैं तो मैं यही बोलूंगा कि जो ज्ञानोदय गुरुजी चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी जाएं और ज्ञानोदय गुरुजी के जो वन शॉट वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो वाली वीडियो देखना जिसमें सर रेड थंबनेल बनाए हुए हैं और इस तरह करके खड़े हैं, ठीक है। इस साल शायद ना करवाए हूं, मैंने देखा नहीं है, पर हाँ वो वाली वीडियो आप जाकर जरूर देखना अगर आप ज्ञानोदय के गुरुजी के स्टूडेंट्स हैं तो, ठीक है। और क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको अपने जो भी फिजिक्स के 14 चैप्टर हैं उनके सभी वन शॉट वीडियो आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम से पहले, ठीक है, 14 चैप्टर के। और उसके सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी करवाए जाएंगे। उसके बाद में आपकी एक सीरीज आएगी न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें 5 का पंच सीरीज जो आएगी उसमें हम आपके 5 दिन में सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, ठीक है भाई लोग। तो बने रहेगा अंत तक। और चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बता देते हैं, सबसे फर्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर हो जाता है आपका, जो आपको पता है जो आपकी फिजिक्स की बुक है उसमें दो बुक पढ़नी होती है आपको। और जिसमें पहला जो बुक होता है उसमें आपको विद्युत के बारे में पूरा पढ़ना होता है, और सेकंड बुक में आपको पूरे प्रकाश के यानी ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है भाई लोग। तो उसका जो सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है, अब देखिए विद्युत में भी जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें भी दो प्रकार की विद्युत है, स्थिर विद्युत की और वैद्युत चालन। तो स्थिर विद्युत की में क्या करते हैं, स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसमें आपके दो चैप्टर आ जाते हैं, पहला वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करने वाले अपने सबसे फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है। एक बार हम रुक कर बता रहे हैं, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, ठीक है भाई लोग। और आपको पता है हिंदी की क्लास अगर आपको देखनी, ठीक है, गद्यांश मतलब पद्यांश बचा है और संस्कृत खंड बचा है, जो एक दिन में हम कवर कर देंगे। और बाकी मैंने कल एक व्याकरण का मैराथन करवाया था, लेकिन पता नहीं कुछ इशू होने के कारण आप जाकर देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा क्या इशू था। और फिर वो मतलब हमने बंद कर दिया जानबूझकर भाई लोग। उसमें पता है क्वालिटी बहुत घटिया आ रही थी व्याकरण की, हमने महामैराथन करवाई थी। लेकिन हाँ दोबारा करवाएंगे, ठीक है भाई लोग, दोबारा करवाएंगे। और पूरे 5 घंटे तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं पूरा हिंदी व्याकरण, क्योंकि उस महामैराथन में आपके 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन थे। और मैंने शुरुआत में कई लोगों को बताया कि हाँ इसी में से आएगा, लेकिन फिर पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाए, तो उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन क्या करते भाई लोग, मेहनत बेकार जाती। लेकिन क्योंकि उसमें बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था तो मैंने बंद कर दिया। तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, हम दोबारा लेकर आएंगे, ठीक है भाई लोग। तो परेशान मत होइएगा। और अगर आप न्यूमेरिकल की वीडियो चाहते हैं तो हैशटैग न्यूमेरिकल सीरीज आप कमेंट में कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन की हम ऑलरेडी लेकर आएंगे, अगर आप नहीं बोलोगे तो डेरिवेशन की सीरीज तो आएगी, ठीक है, जिसमें आपके सभी फिजिक्स के सारे डेरिवेशन करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप जाकर चैनल पर एक बार देख सकते हैं, आपकी हिंदी की जो भी सारी कहानियों का सारांश एक क्लास में, ठीक है, सारांश एवं उद्देश्य एक क्लास में, सारे पत्र लेखन एक क्लास में, सारे निबंध लेखन एक क्लास में, सारे सेंट्रल आइडिया एक क्लास में, सारे क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी हमारे चैनल पर, ठीक है। तो आप जाकर एक बार देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, ठीक है, आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, दबा दिया? नहीं दबाना था। तो ठीक है, दबा लीजिए, चढ़ जाइए उसको, मतलब क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ठीक है। क्योंकि ताकि और भी जब वीडियो लेकर आए तो आपको ढूंढना ना पड़े और आपको चैनल हमारे आसानी से मिल जाए, ठीक है भाई लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बहुत हो गई बातें। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको हम जितना अच्छे से समझेंगे बाकी के चैप्टर भी उतना ही अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना, ठीक है। इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले हमें वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना, ठीक है भाई लोग। तो ये वाले टॉपिक है, इतने सारे टॉपिक जो हमें वैद्युत आवेश क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ना है। और आज की ही क्लास में पढ़ेंगे भाई लोग। पढ़ना क्या है, आज की क्लास में पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के बारे में, जानेंगे क्या होता है वैद्युत आवेश, और कूलाम का नियम जानेंगे, ठीक है, कूलाम का नियम भी जानेंगे। उसके बाद में आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र, आवेश, किसी आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
उसके बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ से आपका एक डेरिवेशन आता है 5 अंकों का पूरा, कि बिंदु आवेश के अब दिखाई दे रहा है भाई लोग? पता नहीं क्यों यार मेरे साथ ये अपने आप बंद हो जाता है। आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, कभी आवाज भी बंद हो जाता है कभी कभी भाई, क्या करें। अच्छा चलिए हम कहाँ थे, हम बता रहे थे कि हाँ, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, पूरे 5 अंकों में आता है, ठीक है, 5 अंकों में आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, हम इसको देखेंगे। उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव, यानी क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद में आपका आ जाता है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है भाई लोग। उसके बाद आ जाता है आपका वैद्युत फ्लक्स, यानी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, उन्हीं की संख्या की माप को ही कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद हम क्या देखें, गॉस की प्रमेय, ठीक है भाई लोग, गॉस की प्रमेय, उसके अनुप्रयोग, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर का फ्लो रहने वाला है, एक बार देख लीजिए। और यही से आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यही से पूछे जाने हैं, ठीक है। अरे भाई लोग देख रहे हैं ना, यही दिक्कत है। तो ठीक है, ये चैप्टर का आपका फ्लो रहने वाला है और यहीं से आपके टॉपिक पूछे जाने हैं। तो एक एक टॉपिक को हम ध्यान से देखने वाले हैं और एक एक टॉपिक को हम आपके सामने लिखकर आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि ज्यादा देर की क्लास तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपका इनमें से एक कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक है भाई लोग, इनमें से एक भी कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। और इसी तरह जो आपके सारे चैप्टर के सारे जो टॉपिक हैं वो सारे ही हम क्लियर करेंगे, ठीक है, सारे चैप्टर के सारे टॉपिक आपके डिस्कस किए जाएंगे, ताकि एग्जाम से पहले आपको ऐसा कोई टॉपिक ना बचे तो जो आपको ना आता हो। और इसके साथ ही साथ जो भी सारे डेरिवेशन है, और अलग से हम डेरिवेशन की एक सीरीज भी लाएंगे, ठीक है, आपके लिए डेरिवेशन की एक सीरीज भी लाएंगे, जिसमें हम आपको टॉप 30 डेरिवेशन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो 5 क्लास चलेगी उसमें, ठीक है, डेरिवेशन की सीरीज में आपकी 5 क्लास चलने वाली है, ठीक है। और 5 क्लास यानी 5 का 5 सीरीज, सबसे फेमस सीरीज, ठीक है, ज्ञानोदय के गुरु जी के स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते तो बता दे रहे हैं, एग्जाम के टाइम पर लाएंगे ज्ञानोदय के गुरु जी, ठीक है, 5 का 5 सीरीज लाते हैं और 5 दिन में पूरा खत्म करवाते हैं। तो क्या करेंगे, 5 दिन में हम जो पूरा डेरिवेशन है वो भी अलग से खत्म करवाएंगे। तो एक बार इसे देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अब उसके बाद चलते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक पर, जो है हमारा विद्युत आवेश। समझते हैं विद्युत आवेश होता क्या है, ठीक है, विद्युत आवेश होता क्या है। तो चलिए फिर इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है, एक सेकंड, पर रुकना कहीं जाना नहीं भाई लोग। ये ज्ञानोदय के स्टूडेंट जुड़े हैं, बता दें कि हाँ, क्लास 10 के लिए नहीं है भाई, ठीक है, आप क्लास 10 के लिए नहीं है। हाँ, क्लास 10 के तो ज्ञानोदय के गुरु जी, हाँ, चैनल से आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर एम सर ने सारे वन शॉट वीडियो करवा चुके हैं वो साइंस के, ठीक है, तो साइंस के जरूर देख कर जाना वन शॉट वीडियो, ठीक है। और ठीक है, टॉप करना है तो ज्ञानोदय के गुरु जी से पढ़िए, एम सर से पढ़िए, ओके भाई। चलिए, दिक्कत क्या करें यार, दिक्कत हो रहा है आपसे ज्यादा तो मुझे दिक्कत हो रहा है, बीच में तो नहीं आ रहा है, बीच में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम मिटा दें, मिटा सकते हैं, ताकि जो आपका टॉपिक है जब हम बताए हैं तो सारा कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो ऐसा मिटा देते हैं, आपको पता तो होगा कि हाँ 14 चैप्टर सीरीज है ये, ठीक है, वन शॉट होने वाला है इसमें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है, हर एक चैप्टर को आप आसानी से खत्म कर पाए, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले टॉपिक, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक हमने क्या बताया था, विद्युत आवेश। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत आवेश के बारे में, ठीक है भाई लोग, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में, ठीक है भाई लोग। तो अगर कोई मतलब कि नोट्स में कोई दिक्कत होती है तो आप बताइए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप मतलब भेज सकते हैं, कोई देता नहीं लेकिन हम दे रहे हैं, ठीक है, आप भेज सकते हैं कोई भी नोट्स, 43 सॉरी, आप ये वाला नोट कर दीजिए, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, 86 048 16 555, आप मतलब कि भेज सकते हैं और हाई वक्त लिखकर भेज दीजिएगा, हम नोट्स दे देंगे, ठीक है, किसी भी क्लास का नोट्स दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं विद्युत आवेश से, ठीक है। तो समझिए विद्युत आवेश होता क्या है, हमें सबसे पहले यही जान लेना होगा, क्योंकि तो ज्यादा तो पूछा नहीं जाता है इससे, जो भी इससे पूछा जाता है यहाँ पर सूत्र बताया जाता है, उसकी जो थ्योरी है हम भी आपको बताएंगे, लेकिन जान लेना जरूरी है विद्युत आवेश होता क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि विद्युत आवेश जो होता है कोई वस्तु नहीं,
वैद्युत आवेश कोई वस्तु नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप क्या हैं? इंसान हैं और आप अच्छे हैं, ये क्या है? आपका गुण है। तो उसी तरह मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, तो उस वस्तु का जो गुण होता है, वैद्युत आवेश जो होता है, उस वस्तु का गुण होता है, ठीक है? और जिस वस्तु में यह आ जाता है, जिस वस्तु में वैद्युत आवेश या गुण पाया जाता है आवेश का, वह वस्तु आवेशित हो जाती है, तो क्या होता है उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हमारा, ठीक है? और वैद्युत आवेश हर जगह है। हमारा मतलब कि ये है मार्कर, तौलिया से रगड़े तो मतलब कि पूरा आवेश उत्पन्न हो जाता है। आपने बचपन में ये प्रयोग किया होगा कि कलम को अपने सूखे बालों में रगड़ते हैं, ठीक है? और उसके बाद में क्या करते हैं, कंघी के पास ले जाते हैं और कंघी के पास ले आकर देखते हैं जो कागज के छोटे-छोटे टुकड़े हैं उनको आकर्षित करने लगता है, प्रतिकर्षित करने लगता है। यानी उनको उनमें थोड़ी हलचल उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। चुंबक क्या करता है? ढकेलता है तो खींचता है, वही तो करता है। तो उसमें विद्युत आवेश भी एक वस्तु का एक गुण है, जिससे क्या होता है वस्तु में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो वस्तु को आकर्षित करने लगता है या तो प्रतिकर्षित करने लगता है। अब आकर्षित कब करेगा, प्रतिकर्षित करेगा या तो अभी हम बताएंगे, ठीक है? तो समझिए क्या होता है विद्युत आवेश, क्या होता है विद्युत आवेश? किसी वस्तु का एक गुण होता है, ठीक है? किसी वस्तु का अगर वस्तु है तभी गुण होगा, ठीक है? जैसे अगर आप हैं तब आप अच्छे हैं, तब तभी तो आपकी प्रॉपर्टी है। अगर आप नहीं होंगे तो आपका गुण भी तो नहीं होगा। उसी तरह जो विद्युत आवेश होता है वो किसी वस्तु का एक गुण होता है, ठीक? वस्तु का गुण होता है, अगर वस्तु है तभी गुण होगा, ठीक है? यानी विद्युत आवेश क्या है, हम लिख दें, ठीक है भाई लोग? आप नोट कर लीजिए। पर हाँ, हम ये देखते हैं कि जब हम लिखने लगते हैं तो सारे लोग भाग जाते हैं, इसलिए हाँ कोई बात नहीं। पढ़ने वाले जो लोग हैं वो तो रुकेंगे, नोट्स करेंगे, ठीक है? आप खुद भी जब हम लिखें तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखकर कि हाँ देखें खुद से लिखकर कि हम लिख पाते हैं कि नहीं, ठीक है? तो आप और हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है? कि विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है? तो लिखेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का, ठीक है, वह गुण है, ठीक है? जाइएगा नहीं कहीं, आप भी नोट कर लीजिए भाई लोग, मतलब कि आप खुद से लिख कर देख लीजिए कि हाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है लिखने में। मान लीजिए आ ही जाता है विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे, क्लास 12 का ही है, क्लास 10 का नहीं है, ठीक है? जिससे उसमें क्या होता है, विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है? जिससे उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है? हमने आपको बता दिया कि हाँ गुण होता है और इससे उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एक मिनट। और जो वस्तु आवेशित हो जाती है उसमें क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है या तो वस्तुओं को अपनी ओर प्रतिकर्षित करने लगता है, ठीक है? अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है और क्वेश्चन मतलब कि आपको मतलब कि यहाँ पर जो चैप्टर में जब आप थ्योरी को भी आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक काम आएगा कि आकर्षित कब करेगा और प्रतिकर्षित कब करेगा। समझिए, अगर हमारे पास मान लीजिए दो आवेश है, एक मार्कर बदल लेते हैं, ये वाले, ठीक है? हमारे पास दो आवेश है, ठीक है? और आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहले हम आवेश के प्रकार में बारे में बता दें, उसके बाद ये बताएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम विद्युत आवेश को हमने समझ लिया, अब हम समझ लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो विद्युत आवेश है यह एक, बीच में आ रहा है क्या भाई, ठीक है? सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे हो रहा है आपसे ज्यादा, ठीक है? समझ सकते हैं आप। विद्युत आवेश है यह है क्या है, एक अदिश राशि है। नोट करेंगे कि जो विद्युत आवेश है यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है कि कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है? और उसके बाद में क्या लिखेंगे, जो विद्युत आवेश होता है क्या लिखेंगे भाई लोग, विद्युत आवेश इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? इसे इस तरह क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? क्या लिखेंगे, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? लिख लीजिए आगे, ठीक है? उसके बाद में तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा हम इसका सूत्र लिखेंगे, ठीक है? पहले मात्रक लिखने से पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे। अगर हम, क्योंकि हम बताएंगे कि हाँ कैसे, अगर आपको सूत्र पता है तो आप मात्रक लिख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है Q बराबर यानी, Q बराबर यानी होता है। और यहाँ पर जो Q होता है सबको पता है कि आवेश होता है, ठीक है? जो Q है ये है आवेश। आप बताएं यहाँ पर N क्या है और E क्या है, ठीक है? N क्या है यहाँ पर और E क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर N है ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
कि किसी को कोई वस्तु है आवेशित है तो उस पर कितने आवेश कम है या फिर कितने आवेश अधिक है। अभी हम इसको भी बताएंगे कि कब कम होंगे और कब मतलब कि ज्यादा होंगे तो क्या होगा, कम होंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो n दिखाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाता है, q आवेश को दिखाता है, आपको पता है। और ये e क्या दिखाता है, e दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दिखाता है। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। आप चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, कूलाम इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, सबको पता होगा। और जितना इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और इतना ही एक प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, लेकिन वो प्लस में होता है, यानी वो धनात्मक होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद में अब हम अगर सब मात्रा लिखना चाहें, मात्रा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसका एक और फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, क्यू बराबर IT भी होता है, क्यू बराबर IT भी होता है। वैसा तो इसका अगर मात्रक हम देखें तो जो इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मात्रक जो होता है कूलाम होता है। एक सेकंड, मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसकी बीमा भी पूछी जाती है। ठीक है, बीमा भी पूछी जाती है, विद्युत आवेश की बीमा भी पूछी जाती है, अभी हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो आपको पता है क्यू बराबर IT भी होता है, यानी हम इसे इसका मात्रक आई का मतलब धारा, धारा का मतलब एम्पियर, एम्पियर और सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मात्रक हम एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं। उसके बाद में देखें तो क्या हो जाता है, हमारा यहाँ से बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अब हम क्या देखेंगे, इस प्रकार। ठीक है, प्रकार देखेंगे, विद्युत आवेश के प्रकार कौन कौन से हैं भैया। ठीक है, तो आपको पता है जो विद्युत आवेश है वह दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। एक विद्युत आवेश आपका होता है धनावेश। ठीक है, धनावेश, और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। ठीक है, कि हाँ किसी चालक पर इतने इलेक्ट्रॉन कम है तो न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस पर। ठीक है, इतने आवेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन, समान अवस्था पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है कम है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप जानेंगे धनावेश ऋणावेश वाला, तभी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, पूछा क्या जाता है अगर, ठीक है समझिए धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है। धनावेश, एक सेकंड मैं कैमरा भी देख लेता हूँ, सेकंड कैमरा चल रहा है। हाँ भाई, अभी तो चल ही रहा है, अभी तो चल ही रहा है, डर लगा रहता है कि बंद ना हो जाए। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे कि हाँ कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। तो धनावेश इस तरह से समझिए कि धनावेश मतलब धनी व्यक्ति, और ऋणावेश मतलब ऋणी व्यक्ति, छोटा आदमी। ठीक है, धनी व्यक्ति और ऋणावेश मतलब छोटा आदमी। अब मुझे बताओ जो धनी आदमी होगा क्या करेगा, धनी आदमी देता है। ठीक है, धनी आदमी देता है यानी त्यागता है, तो लिखेंगे जो धनावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, धनावेश यानी धनी आदमी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक, और ऋणावेश क्या करता है, यानी छोटा आदमी है तो ग्रहण करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है भाई लोग, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। हाँ, सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, आपको बहुत काम में आने वाला, ज्ञानोदय के स्टूडेंट्स भी सब्सक्राइब कर ही लें। ठीक है, जब आप जाओगे तो हम पढ़ाएंगे नहीं आगे, जब अभी तो आप क्लास 10th में होंगे ज्ञानोदय के स्टूडेंट्स। ठीक है, और ठीक है, तो चलिए अब देखिए धनावेश का होने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण त्यागता है, यानी धनी व्यक्ति इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और ऋणावेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब बताइए कि अगर धनावेश इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा। अब मुझे बताइए कि अगर कोई आवेश है जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है, तो त्यागेगा तो कम ही तो होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, कमी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो जहां कहीं भी बात करें कि इलेक्ट्रॉन कम है, किसी धातु पर इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, वहां समझ जाइएगा कि क्या है, धनावेश है। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और वहां पर धनावेश है। अगर कोई जहां पर आ जाए ऋणावेश है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करने की वजह से जो उसके इलेक्ट्रॉन है ज्यादा हो जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन की अधिकता की बात करें तो क्या हो जाएगा कि हाँ भैया ये ऋणावेश है, क्योंकि इन्होंने ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और ग्रहण करके अपने इलेक्ट्रॉन अधिक कर लिए, बढ़ा लिए। ठीक है, तो ये पूरा हमने आपको समझा दिया विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है,
तो आप इसे नोट कर लीजिए। हमने क्या बताया कि विद्युत आवेश जो होता है किसी पदार्थ का एक गुण होता है, ठीक है, जिससे उसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि हम अपने बालों पर रगड़े जैसे कलम को, तो अगर हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लेकर जाएं तो उसको आकर्षित करने लगते हैं, यानी कह सकते हैं कि उसमें आवेश का गुण उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो जिसमें आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है वो दूसरे वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, तो प्रकर्षित करने लगता है, कहने का मतलब चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। हमने क्या बताया, अदिश राशि यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती, यानी और मतलब कि कोई भी अगर भौतिक राशि है, मैं आपको बता दूं, कोई भी भौतिक राशि है अगर वो किसी पदार्थ का गुण है तो उसकी वो कभी अदिश राशि सदिश राशि नहीं होगी, ठीक है, अदिश राशि होगी। और इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और क्यू बराबर एन ई होता है। और यहाँ पर आपको पता है जो एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाता है कि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन कम है ज्यादा है उसको दिखाता है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा है। और ई जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है उसको दिखाता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कि होता है 1.4 गुणे 10 की घात -19 कूलम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इतनी बात। उसके बाद हमने इसके प्रकार बताया, क्योंकि यहाँ से आपके आपके बहुत मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल लगाने में भी बहुत मदद मिलती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। अगर कहीं बात करें धनावेश से, ठीक है, धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए, त्यागा छोड़ा तो कम हो गए। और अगर कहीं ऋणावेश की बात करें तो मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और तो अपने ग्रहण करके अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा कर लिया, ठीक है, निकाल ही दे क्या मुझे, मतलब भाई क्या करें, दिक्कत है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। तो इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, जाइएगा नहीं कहीं, देते हैं, ठीक है। तब तक नोट कर लीजिए और इसे खुद से एक बार लिख कर देख लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। जब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ आप लिख कर देख लीजिए एक बार, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, पर भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या करें भाई, लेकिन हाँ जिसको जरूरत होगी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई लोग। तो आप लिख देंगे मात्रक गुलाम, याद रखिएगा मात्रक गुलाम होता है, ठीक है। हाँ मैंने आपको एक चीज और बताया था कि हाँ आवेश का मैं आपको बीमा बताऊंगा, ठीक है। तो बीमा क्या हो जाएगी दोस्त, आई है, ठीक है, क्या है एम्पियर, और टी मतलब इसकी बीमा हो जाएगी टी, ठीक है, एटी, बीमा एटी हो जाएगी, ठीक है, याद रखिए। क्योंकि आगे जितने भी आपकी बीमा लिखने को आएगा वहां पर आवेश की आपको जरूरत पड़ने वाली है, आवेश की बीमा एटी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे, क्या देखें, गुलाम का नियम, ठीक है, गुलाम का नियम डेरिवेशन भी आता है, ठीक है, आसान तो है ही गुलाम का नियम, ठीक है, गुलाम का नियम आसान है, ठीक है। तो मिटा देते हैं इसे, फिर जाइएगा नहीं कहीं। हाँ क्लास 10th वाले होंगे इस क्लास में, मुझे पता, क्लास 10th वाले भी इस क्लास को देख रहे होंगे जबकि क्लास 10th का है नहीं, ठीक है, ज्ञानदा के स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके भाई लोग। तो अब हमारा क्लियर हो चुका है विद्युत आवेश क्या होता है, हमने पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। और जानना जरूरी था भाई, जानना जरूरी था किसी चैप्टर को करने पहले, क्योंकि आपका पूरा मतलब कि एक एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है, ताकि जब हम एग्जाम के टाइम पर, एग्जाम से पहले क्या, एग्जाम के एक हफ्ते पहले हम खत्म करवा देंगे पूरा, ताकि एग्जाम के एक हफ्ते पहले, मतलब उसके बाद तो हिंदी की क्लासेस चलेंगी ना, लगभग 20 तारीख से फिर हिंदी की क्लासेस चलेंगी आपकी, ठीक है, क्योंकि पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या कहाँ थे हम, हाँ आवेश खत्म कर लिया था, आवेश खत्म कर लिया था, गुलाम के नियम पर थे, क्या समझ रहे थे हम, गुलाम का नियम, इससे लिखे चलो ठीक है, ब्लैक सही लिख दिया तो ठीक है, गुलाम का नियम, गुलाम का नियम क्या कहता है, गुलाम का नियम बताइए क्या कहता है गुलाम का नियम, ठीक है, ठीक है, अच्छे से नहीं लिख दिया, अच्छा अच्छे से नहीं लिख पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, गुलाम का नियम, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप अपना कॉपी कलम उठाएंगे और इसका पूरा जो नियम है लिखेंगे, ठीक है, क्लास 10th वाले होंगे तो नहीं बता रहे हैं, क्लास 12th वाले, ठीक है, पूरा नियम लिखेंगे। इसको गुलाम का नियम क्या कहता है, लिखिए कॉपी में, एक बार कॉपी में लिखिए, तब तक मैं भी लिख रहा हूँ, तब तक मैं भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर देख कर लिख लीजिए, पर लिखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पर, ठीक है, उससे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए कि ताकि वहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किन्हीं किन्हीं क्या होता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, क्या होता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच
लगने वाला बल क्या होता है? लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है। क्या होगा? आकर्षण या तो क्या होगा? प्रतिकर्षण, ठीक है। इस तरह नहीं लिखेंगे, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वहां पर लिख देंगे आप, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन पिंडों सॉरी पिंडों याद आ रहा है, आवेशों, उन आवेशों, ठीक है। लिख लीजिए भाई लोग। हाँ, जो बीच क्लास में जुड़े हैं उसे बता दें, क्लास 12th का है और हम सारे चैप्टर का वन शॉट करा रहे हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर को देख रहे हैं। वैद्युत आवेश जो है उसको हमने क्लियर कर लिया, हम कूलॉम का नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास 12 वाले जाकर के हम से पढ़ सकते हैं, वहां से आपने वन शॉट वीडियो देखकर अपने एग्जाम को 95% ले जा सकते हैं अपने मार्क्स को, ठीक है। तथा उन आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के, ठीक है, उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है बताएंगे सभी लोग। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, ठीक है। लाइक कर लीजिए तब तक भाई लोग, ठीक है। जब तक हम लिख रहे हैं तब तक लाइक कर दीजिए। अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उनके बीच की, अभी हम इसको समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, लिख लिया? उम्मीद है आप लोगों ने भी लिख ही लिया होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। तो गुलाम चच्चा क्या कहते हैं? गुलाम चच्चा ने कुछ किया नहीं था। न्यूटन क्या बता कर गए थे? न्यूटन क्या बता कर गए थे? आपने क्लास 9 में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। न्यूटन बता कर गए थे, अगर मान लीजिए कोई पिंड है M1 M2, तो उनके बीच की दूरी r है, तो वहां पर जो बल लगेगा वो क्या होगा? दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल M1 M2 और F बराबर 1/F प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। तो वहां से आपको सूत्र मिलता था F बराबर G(m1m2/r²), ठीक है। वो होता था दो पिंडों के बीच लगने वाले बल का सूत्र। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? दो आवेश अगर रखे, हमारे पास कोई दो स्थिर आवेश रखे हैं, तो उनके बीच जो बल लग रहा है, ठीक है, उनके बीच जो बल लग रहा है, हम उसके आवेश का सूत्र निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा दें, उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। कहाँ दो, क्या बताया हमने कि दो बिंदु आवेश, दो कोई बिंदु आवेश है, ठीक है। और इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होगा? उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समझिए, कोई कह रहा है कोई दो बिंदु आवेश है, ठीक है। कोई दो बिंदु आवेश है, ले लेते हैं भाई, क्या जाता है हमारा। माना कि क्या माना हमने कि जो एक आवेश है Q1 है, ठीक है। एक आवेश हमने क्या मान लिया? Q1 है। और जो दूसरा बिंदु आवेश है Q2 है, और अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है। Q2 है और एक दूसरे से क्या है? r दूरी पर स्थित है, ठीक है। दूसरा हम यूज कर लेंगे। और एक दूसरे से क्या है? r दूरी पर स्थित है, ठीक है। r दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो r है। तो गुलाम चच्चा ने क्या कहा कि जो इनके बीच बल लगेगा, जो इनके बीच बल लगेगा, अब इनके बीच बल तो लगेगा, ठीक है। अब उनके बीच बल तो लगेगा, गद्दी पर हम रहे चाहे मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। हमने ये सब पहले भी बताया था, इसे हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो हमने ऐसे ही बताया था कि गद्दी पर हम रहे चाहे मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। तो अगर कहीं एक सेकंड में कैमरा उल्टा है क्या? चलिए अब दिखाई दे रहा है तो देखिए, इसी तरह की दिक्कत होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छा हुआ कि मैंने सही समय पर देख लिया, मतलब देखा तो मैंने देखा कि हाँ थोड़ी देर पहले, मतलब ज्यादा देर तो नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तो सीधा ही था। लगभग कुछ ही मिनट क्यों हुए होंगे, शायद शायद मैंने ये लिखा हो तो उसके पहले ही गिर गया हो, ठीक है। चलिए कोई ना, ठीक है, शुरू करते हैं। और फिर हमने क्या बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच बल लगेगा। हमने क्या बताया कि गद्दी पर हम रहे चाहे मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। यानी दो अगर स्थिर आवेश हैं तो उनके बीच बल लगेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, अगर दो आवेश एक दूसरे के स्थिर आवेश साथ आएंगे, दो एक ही जब राज्य के दो राजा होंगे तो उनके बीच तो तकरार तो होगी। यानी दो आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच बल लगेगा। अब बल चाहे आकर्षण का हो, ठीक है,
अब बल चाहे क्या हो आकर्षण का हमने बताया, और बल चाहे क्या हो प्रतिकर्षण का, ठीक है। अब आकर्षण का कब होगा और प्रतिकर्षण का कब होगा, ये हमने आपको शायद पहले ना बताया हो, लेकिन हाँ अभी थोड़ी देर पहले बताने वाले थे, लेकिन हाँ नहीं बताए थे, लेकिन चलिए अब समझ लेते हैं कि आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा, ठीक है। कब आकर्षण बल लगेगा और कब प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। चालू है क्या, एक सेकंड, हाँ चालू ही तो है भाई, देख लेते हैं 10-10 मिनट पर, ताकि कोई दिक्कत ना हो भाई, अगर आपको दिक्कत हो रही तो सॉरी उसके लिए। पर हाँ, बल आकर्षण का कब लगेगा और प्रतिकर्षण का कब लगेगा, ठीक है। तो अगर अगर समझिए, अगर हमारे पास कोई दो आवेश है, ठीक है, माना हमने कि हाँ चलिए एक आवेश हमने प्लस ले लिया, ठीक है, सॉरी वहां पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। एक आवेश हमने क्या ले लिया, एक आवेश हमने धनावेश ले लिया, ठीक है, और हमने दूसरा भी धनावेश ले लिया, तो क्या होगा, जो आवेश होंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हमने एक आवेश प्लस ले लिया यानी एक आवेश धनावेश ले लिया और दूसरा हमने ऋणावेश ले लिया, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। यानी समान आवेश क्या करते हैं, समान आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं समान आवेश, और समान और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस तरह समझिए कि हाँ समान जेंडर के लोग इस तरह समझिए, ठीक है। समान जेंडर के लोग एक दूसरे के क्या करते हैं, दूर भागते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, और जो, ठीक है, और विपरीत प्रकृति के आवेश क्या होते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम बोलकर नहीं बताएंगे, आप समझ सकते हैं कि हाँ जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और बाकी समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। यानी अगर एक धनावेश है दूसरा भी धनावेश है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, लेकिन अगर एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है तो एक दूसरे से आकर्षित होंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि कब आकर्षण का बल लगेगा और कब प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। इस तरह आप समझ सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया कि हाँ गुलाम चच्चा ने क्या कहा, अगर दो आवेश एक दूसरे से स्थिर हैं तो कुछ दूरी पर स्थित है तो उनके बीच बल लगेगा। तो जो बल लगेगा, गुलाम चच्चा ने बताया, जो बल लगेगा F वो अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 इंटू Q2, ठीक है। Q1 इंटू Q2 क्या बताया कि जो बल लगेगा F वो अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 गुणे Q2, ठीक है। और क्या बताया कि जो बल लगेगा और क्या होगा, बल लगेगा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। उनके बीच की दूरी कितनी है, r है, तो r का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/r, दूरी का वर्ग, यानी दूरी का वर्ग क्या हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा, उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको पहला समीकरण मान लें, ठीक है। तो अगर हम इसको पहला समीकरण मान लें और हम इसको दूसरा समीकरण मान लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि समीकरण एक व दो से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, F प्रकोष्णल Q1 Q2 बटे r², ठीक है, Q1 Q2 बटे r²। अब आपको पता है जब यहाँ से प्रकोष्णल का चिन्ह हटता है, तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो क्या वो कांस्टेंट, सॉरी बोल नहीं जा रहा है, कांस्टेंट ही कहते हैं, ठीक है। तो क्या आता है, F बराबर जब इसका प्रकोष्णल का मान हटता है, प्रकोष्णल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, और ये वैसा ही लिख देंगे इसे हम, ठीक है, Q1 Q2 बटे r², ठीक है। और ये निकलकर हमारा आ गया दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र, ठीक है, यानी कूलाम चच्चा का, ठीक है, कूलाम चच्चा का सूत्र, ठीक है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 Q2/R², और ये जिंदगी भर आपके काम आने वाला है। मतलब इस चैप्टर में आपको यही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ कूलाम के नियम के यहाँ से आपके 1/4πε0 जो होता है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कूलाम के इस नियम पर। मतलब न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। कैसे अगर न्यूमेरिकल पूछे जाए, अच्छा सूत्र नहीं समझ में आ रहा तो सूत्र में, अच्छा F जो है बल है, ठीक है, आप सभी को पता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो Q1 Q2 है दोनों आवेश हैं, ये पहला आवेश है, दूसरा का आवेश है, ठीक है। और जो R² है इनके बीच की दूरी है कि कितना दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। समझ में आया। यहाँ Q1 क्या है, पहले का आवेश, Q2 दूसरा का आवेश, और R² क्या है, R दूरी है उनके बीच की दूरी, ठीक है, कितनी दूरी पर रखे हुए हैं। अब F जो है बल है। अब यहाँ पर आपको इसी में दिक्कत हो रहा होगा कि ये 1/4πε0 का है, ठीक है। ये क्या है एप्सिलॉन क्या क्या लिख दिए। तो हम बता दें कि जो एप्सिलॉन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं इसे। क्या बता दिए हम, शीतला उतला क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको बताएंगे डिटेल में, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता, इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। और इसका जो मान होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, देखिए शर्ट में भी लग जा रहा है, ठीक है। जो इसका मान होता है वो आपको याद रखना चाहिए कि निर्वात की विद्युत 8.85 इंटू 10⁻⁻12 शायद कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार मैं देख लेता हूँ किसका मात्रा क्या होता है, सॉरी, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ। सही तो बताया था भाई, कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब कंफ्यूजन थी, ठीक है। कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो 1/4πε होता है, देखिए ये, ठीक है, इसका जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻⁻9, 9 × 10⁻⁻9। और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका ठीक उल्टा, ठीक है, इसका ठीक उल्टा होता है। तो अगर आपको कहीं भी न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और वहां पर आ जाए 1/4πε0, तो उठाकर इसको रख दीजिए 9 × 10⁻⁻9, ठीक है। 9 × 10⁻�9 आप उठाकर रख दे दीजिए वहां पर, ठीक है। तो इतनी बात क्या समझ में आई, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। कूलाम का नियम क्या होता है कि दो बिंदु आवेश हैं, अगर कोई दो बिंदु आवेश है तो उनके बीच बल लगेगा, और जो बल लगेगा वो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच अनुपाती होगा। और यहाँ से हमें सूत्र मिलकर आया दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन है निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है, उसका मान होता है 8.85 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो 1/4πε है इसका मान होता है 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर कहीं भी आपको दिख जाए न्यूमेरिकल में, तो वहां पर आप इसे उठाकर लिख सकते हैं, ठीक है। ओके भाई, तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो इसको मिटा दें, ठीक है। एक बार देख लीजिए और इसी तरह लिख लीजिए आप इसे, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। यही हाँ तो भाई देरी लग रही है, लेकिन हाँ एक बार में आप मतलब पूरा रिवीजन हो रहा है इस तरह के, मतलब कोई भी टॉपिक नहीं छूट रहा है आपकी चैप्टर का, ठीक है। आप बताओगे, हाँ कमेंट करके बताना कौन सा टॉपिक छूट रहा है, मैं उसको अलग वीडियो बना दूंगा अगर, ठीक है, कोई छूटा तो इम्पोर्टेंट वीडियो होगा तो, ठीक है। तो विद्युत आवेश पाठ समझ लिया, कूलाम का नियम भी समझ लिया। अगला क्या होने बताया, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने वाले थे, लेकिन हाँ उससे पहले हमें समझ लेना जरूरी होगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। समझिए, इसको पहले मिटा दे, ठीक है, बने रहिएगा अंत तक, ठीक है, क्योंकि ज्यादा देर की क्लास, थोड़ी देर की तो होगी, लेकिन हाँ सारे टॉपिक जो आपके क्लियर हो जाएंगे। ये क्लास 12 का है, फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक है। तो 10th वाले बीच में हम बता दे रहे हैं, क्योंकि 10th वाले भी जुड़ जाते हैं हमारे चैनल पर, जो भी मतलब कि हमारे भाई लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा ज्ञानोदय के गुरु जो से पढ़ते हैं, यानी 10th वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं 12th का पढ़ाता हूँ, तो 10th वाले अगर ज्ञानदेव के गुरु जी से पढ़िए, ठीक है। और ये 12th के लिए है, अब तो 12th वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे पढ़िए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यह कहाँ गया, बस एक सेकंड रुकना, वो आ रही, क्या करें, बड़ी दिक्कत है, इससे वायरलेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे मिटा दें। उसके बाद हमने क्या बताया, अगला टॉपिक क्या होने वाला हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम विद्युत क्षेत्र को जानेंगे, ठीक है, जानना जरूरी है। तो
नोट कर लिया इसे आपने? ठीक है, सॉरी। ठीक है भाई लोग, अब बहुत मतलब कि वैद्युत आवेश वाला क्षेत्र पूरा खत्म हो गया है, सॉरी, वैद्युत आवेश पूरा खत्म कर दिया हमने। कूलाम का नियम भी हमने पूरा खत्म कर दिया, और एक एक कॉन्सेप्ट जो इसके थे हमने पूरे बता दिए। ठीक है, अब चलिए हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक सेकंड, मार्कर। मार्कर, बस एक सेकंड रुको ना। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बताया, अगला टॉपिक जो क्या होगा हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत, अभी हम बताएंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसे समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या बताया कि सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानने से, कैमरा हिला क्या, अरे एक सेकंड रुक जाइए, हम सही कर लें इसको। सही तो है भाई, सही तो है। गड़बड़ रहा होगा तो सही हो गया। ठीक है, तो हमने क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले हमने जानेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानने से पहले, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश है, ठीक है, हमारे पास कोई आवेश है, ठीक, तो उसके चारों तरफ कोई एक क्षेत्र होगा। ठीक है, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। ठीक है, जैसे जो आपके इलाके के विधायक जी हैं, ठीक है, या प्रधान जी कहें तो, उनका एक इलाका है अपना, और उसमें क्या चलता है, दबदबा चलता है। जैसे ब्रजभूषण सिंह का उत्तर प्रदेश में क्या चलता है, दबदबा चलता है, और उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, उनमें उनका यार क्या बताएं, वो पौवा कहना उचित नहीं होगा, पर एक तरह से कहें तो पौवा चलता है। ठीक है, तो उसी तरह जो आवेश होता है उसके जो चार तरफ का जो क्षेत्र होता है, उसमें आवेशों का पौवा चलता है। ठीक है, समझ में आया? अगर ठीक है नहीं समझ में आया, ठीक है, हमने क्या बताया, आवेश, कोई आवेश है, ठीक है, कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा। ठीक है, जैसे आपके इलाके के जो विधायक जी उनका भी एक क्षेत्र है, और उसमें क्या चलता है, विधायक जी का राज चलता है। उसी तरह जो आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र होता है, उसमें आवेश का राज चलता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जो आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, इसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बताइए, अगर अगर जो विधायक जी उनके इलाके में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, मान लीजिए ब्रजभूषण जी के इलाके में राज ठाकरे आ गए, तो क्या होगा, टकरार तो होगी। ठीक है, टकरार तो होगी। तो उसी तरह अगर आवेश के इलाके में कोई दूसरा आवेश, मान लेते हैं क्यू नॉट आ गया, अगर दूसरा आवेश आ जाता है, तो उस पर वैद्युत चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न हो जाता है उसमें, और वह वैद्युत चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करने लगता है अगर कोई दूसरा आवेश आ जाता है। ठीक है, अगर कोई आवेश है तो उसके जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा उसे ही कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, उसमें कोई दूसरा जो आवेश आएगा तो वह वैद्युत चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करने लगेगा, यानी उसमें वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश, कोई अन्य आवेश इसमें वैद्युत चुंबकीय प्रभाव को अनुभव करता है, उसमें आने पर उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगर कोई दूसरा आवेश इसमें आ गया तो उसमें वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक सदिश राशि, जो वैद्युत क्षेत्र होता है सदिश राशि की इसकी दिशा होती है। ठीक है, अभी हम इसमें बताएंगे कि इसकी दिशा क्या होती है। ठीक है, अभी तो समझ गए होंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आवेश के चारों, कह सकते हैं कि हाँ, आवेश के जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है ये वाला, उसको ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, सिंपल शब्दों में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है, तो हमने क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा उसे वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। और हमने क्या बताया कि इसमें अगर कोई दूसरा आवेश आ जाएगा तो क्या होगा, उस पर बल लगने लगेगा, उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आकर्षण सौ परिकर्षण का बल लगने लगेगा। ठीक है, तो जब इसमें दूसरा आवेश आएगा तो इनके बीच बल तो लगेगा। ठीक है, बल लगेगा, और जो बल लगेगा उसको ही कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो इनके बीच बल लगता है उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश स्थित होता है, वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश स्थित होता है, उस पर कोई अन्य आवेश आने पर जो बल लगता है,
जो बल लगता है उसको ही कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल शब्दों में इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हम बता देते हैं कि इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। अब यहाँ पर जो एफ होता है वो बराबर बल होता है, ठीक है। और जो क्यू होता है बराबर क्या होता है, आवेश। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, बल बटे आवेश। यानी अगर हम परिभाषा नहीं याद है, ठीक है, परिभाषा इसीलिए पहले नहीं लिखे ताकि हम आपको बता सके। मान लीजिए आपको परिभाषा नहीं याद है तो आप कैसे बनाएंगे परिभाषा, ठीक है। तो नीचे वाले को एकांक मान लीजिए, ठीक है, एकांक मान लीजिए इसको, नीचे वाले को, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि एकांक आवेश पर जो बल लगता है, एकांक आवेश पर जो बल लगता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यानी ई। उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर हम थोड़ा और मॉडिफाई करें, थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि हाँ, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। नहीं तो आप यह भी लिख सकते हैं कि हाँ, एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल का अनुभव करता है उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। और ई बराबर क्या हो, ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर होता है बाई क्यू, यानी बल बटे आवेश। अब अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले हम इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे ना, एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है, यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल का अनुभव करता है, फिर जो बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। हम लिखना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब मान लीजिए इसका हमें मात्रक लिखना है, ठीक है, कैसे लिखेंगे, ठीक है, मात्रक कैसे लिखेंगे। बल का मात्रक क्या होता है बताइए, न्यूटन होता है, ठीक है। सूत्र पता है तो हम लिख लेंगे, ठीक है, मात्रक भी लिख ही लेंगे, ठीक है। और बटे में आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बन गया मात्रक, ठीक है, मात्रक बन गया कि हाँ, जो इसका मात्रक होता है, देखिए सूत्र पता है बल बटे आवेश, तो ऊपर बल का हम मात्रक लिखेंगे और नीचे आवेश का मात्रक बन जाएगा। इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यानी बल का मात्रक आवेश न्यूटन। क्या गिर गया, फिर क्या रह गया भाई, क्या उठाने, अब सही, एक सेकंड, सही तो हो गया, हाँ सही हो गया ठीक है। तो हम हमें अगर सूत्र पता है तो हम इसका मात्रक भी लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर बल है, ऊपर बल का मात्रक, और नीचे कुल आवेश है तो आवेश का मात्रक, और ये बन गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। और इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगर हम इसे बीमा लिखना चाहे, बीमा भी पूछी जाती है, ठीक है, तो बीमा भी लिख सकते हैं। हमने क्या बताया था कि अच्छा बताइए बल की बीमा क्या होती है, हम बताते हैं कि इस चैप्टर में आप बल की और आवेश की बीमा याद कर लीजिए, और पूरे इस चैप्टर में इन्हीं दो बीमा से पूरा बनने वाला है। पूरा हरी जो भी बीमा का सूत्र बनेगा इन्हीं दो से बनेगा, बल का और किसका, इसका आवेश का। यानी अब देखिए बल की जो न्यूटन जो होता है, बल की बीमा क्या होती है, ठीक है। बल का तो मात्रक होता है, तो बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा होती है एम एल टी, नोट कर लीजिए, ठीक है। एम एल टी का -2, और विद्युत आवेश की बीमा एटी, ठीक है। ऐसे थोड़ा ऊपर, इसे ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, एम एल ए की पावर -1 हो जाएगा, और टी -2 पहले से ही है, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा, इसकी बीमा हो जाएगी। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि है यह एक सदिश राशि और इसकी दिशा भी होती है, ठीक है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यह एक क्या है, सदिश राशि और इसकी दिशा भी होती है। अगर हम इसकी दिशा जानते हैं तो अभी आगे आपको काम में आपके आएगा, ठीक है। जो दिशा होती है इसकी नोट कर लीजिए, ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, दो दो नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। एमसीक्यू यहाँ से पूछ सकता है कि बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, परिभाषा भी आ सकता है, ठीक है, कि हाँ, एकांक आवेश पर जो बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जो बल का अनुभव करता है, ठीक है। अब दिशा बताइए, दिशा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा धनावेश से, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। यानी अगर कोई धनावेश है, ठीक है, धनावेश है तो उसके बाहर की ओर होगी, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ होगी, उसके बाहर की ओर। और अगर कोई ऋणावेश है तो उसकी तरफ होगी, यानी इस तरफ, ठीक है, उसकी तरफ होगी। यानी कहने का मतलब है कि ऋणावेश से इस तरफ, ऋणावेश से धनावेश से ऋणावेश, प्लस से माइनस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाएगा, ठीक है। धनावेश से ऋणावेश, अब क्या समझ में आया, जो पूरा जो विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरा समझ में आ गया होगा कि हाँ, किसी आवेश, कोई आवेश जो होता है उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसे ही तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और अगर इसमें कोई दूसरा आवेश आ जाएगा तो उस पर बल लगेगा, और जो बल लगेगा उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जो बल का अनुभव करेगा, ठीक है। और इसे प्रदर्शित करते हैं, E बराबर F/Q होता है, F बराबर बल होता है, Q बराबर आवेश होता है, यानी E बराबर F/Q यानी बल बटा आवेश होता है। अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो ऊपर है न्यूटन बल, और बल की बीमा लिख देंगे, ठीक है। ऊपर बल का मात्रक लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, आवेश का मात्रक, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। उसके बाद बीमा लिखना चाहें तो ऊपर हम बल की बीमा लिखेंगे, नीचे हम आवेश की बीमा लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा,
एम एल टी की घात -1, नहीं एम एल ए की घात -1 और टी की घात -3, ठीक है, ये हो जाएगा। और दिशा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, दिशा जो इसकी दिशा होती है क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश होती है, यानी प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक, क्लियर है इतनी बात। एक एक टॉपिक चीर के फाड़ के रख देना, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है, ठीक है। एग्जाम से अगर आप पहले देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब यहाँ से आपका एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने आपको बताया था जब हमने चैप्टर शुरू किया था, ठीक है। 10th वाले भी लाइक कर लीजिए और 12th वाले जो देख रहे हैं वो भी लाइक ही कर लीजिए। 12th का है भाई, 12th का है और फिजिक्स का है, फर्स्ट चैप्टर है, इसका वन शॉट हो रहा है। ये हमारी जो पूरा सीरीज चल रही है 14 चैप्टर की, इसका आज हमारा 14 मतलब पहला चैप्टर है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी चैप्टर जो है आपको देखने को मिले, ठीक है। हमने याद करी जब आपको बताया था चैप्टर शुरू करने से पहले टॉपिक्स, तो वहां पर हमने एक बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमने एक बताया था एक डेरिवेशन आएगा 5 नंबर का, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सॉरी एक सेकंड, चलिए सही हो गया कैमरा, ठीक है। माइक लगने की वजह से बंद कैमरा गिर गया था, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं और फिर अपना डेरिवेशन करते हैं। क्या हमने बताया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने समझ लिया। अब क्या समझते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक एक टॉपिक यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट यार बता रहे हैं तुमको कि सूत्र क्या होगा, मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा, परिभाषा सहित कोई भी टॉपिक छूट रहा है क्या? छूट रहा है तो बताओ, कोई छूट रहा है? ये बात फिर बंद हुआ क्या? एक सेकंड, सही है, सही तो है, ठीक है। तो समझ सकते हैं यार कितनी मेहनत, बहुत मेहनत लग रही है यार दोनों। तो एक लाइक तो कर दीजिए, इतनी मेहनत करिए, ठीक है। अब चलिए, हाँ चलिए उसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं और उसके साथ में जोड़ देते हैं बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो 5 अंकों में आता है, पूरे 5 अंकों का डेरिवेशन आता है, ठीक है। इसको पूरा प्रूव करके दिखाना होता है, तो अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे। और अगर मैं बोलूं कूलाम के नियम के बाद कोई दूसरा सबसे आसान अगर डेरिवेशन है तो यही है, वो यही है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर डेरिवेशन आ जाता है तब तो आपके 5 नंबर, ठीक है। एक बार भी अगर देखा होगा आपने तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो 5 अंकों में आता है, आप समझ सकते हैं। और फिर अभी सिर्फ 2 लाइनों का डेरिवेशन है, सिर्फ 2 लाइनों का डेरिवेशन है, और अगर आप अच्छे से लिख देंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। एक बार हम बता दें कि शोर न करें, ठीक है। ठीक है, कैमरा भी यार अच्छा ऊपर नहीं यार, अच्छा वो कहता है ना कि जो कुछ होता है भले के लिए होता है। तो जब मैं गया रखने के लिए तो मैंने देखा कि हाँ कैमरा जो है थोड़ा नीचे है, टॉपिक आपको दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 5 अंकों में पूछा जाता है और बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आपको इससे आसान कोई डेरिवेशन लगे तो बताना आज कमेंट करके, ठीक है। अगर हमने क्या पढ़ा था जब कूलॉम के नियम में कि कोई 2 आवेश होंगे तो उनके बीच बल लगेगा ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए हम कोई बिंदु आवेश के कारण, ध्यान से पढ़िए, बिंदु आवेश के कारण, तो हम एक बिंदु आवेश ले लेंगे, ठीक है। हमने क्या ले लिया, एक बिंदु आवेश क्यू नोट ले लिया, ठीक। और इसे हमने स्रोत आवेश क्यू से आर दूरी पर रख दिया, ठीक है। हमने मान लिया कि कोई स्रोत आवेश क्यू है, तो इस पे हमने क्या किया, आर दूरी पर रख दिया, आर दूरी पर रख दिया। अब बताओ, अगर कोई 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, बताइए। गद्दी पर हम रहे चाहे ना, नियम से वही रहेगा। तो अगर कोई 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच बल तो लगेगा, ठीक है। ये एकदम प्रूव है गुरु, ठीक है। उनके बीच बल लगेगा। अगर कोई 2 आवेश एक दूसरे के पास स्थित है तो उनके बीच बल लगेगा। जैसे कि एक राज्य में अगर कोई 2 राजा हो जाए तो उनके बीच टकरार होगी, ठीक है। तो जो बल लगेगा F बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर आपको पता है फॉर्मूला, कूलॉम के नियम में आप निकाले थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब वहां पर क्या था, Q1 Q2, यानी पहला आवेश और दूसरा आवेश इसका गुणा। तो पहला आवेश क्या है Q और दूसरा आवेश क्या है Q नॉट, ठीक है। Q इंटू Q नॉट बटे क्या है R स्क्वायर, ठीक है। दिक्कत कोई कि हाँ 2 आवेश स्थिर हैं एक दूसरे से, कोई बिंदु आवेश है जो स्रोत आवेश Q से, इस तरह भाषा में लिख देंगे, ठीक है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेंगे, लेकिन जब हम इसको हम समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है कि हाँ माना कोई बिंदु आवेश जो है स्रोत आवेश Q से आर दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा
क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू दोनों आवेशों का गुणनफल यानी q इंटू q0/r²। ठीक, कोई दिक्कत? अब बताइए, अब यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में एक आपको नियम पता है कि जो इधर वाला होता है इधर जाता है, इधर वाला इधर जाता है। ठीक है, यानी हम इसको उठाकर, ठीक है, इसको उठाकर यहाँ भेज दें, इसके नीचे तो कोई दिक्कत होगी, इधर ये गुणा में है, उधर जाएगा भाग में नहीं हो जाएगा गुरु, तो क्या हो जाएगा f/q0 नहीं हो जाएगा, f/q0 नहीं हो जाएगा। बताइए कि अगर हम इसको उठाकर उधर भेज दें, ठीक है, इसके नीचे भेज दें, इधर गुणा था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग ही तो होगा, तो f/q0 हो गया। अब जो बचा उसको हम वैसे ही लिख दें, क्या लिख दें 1/4πε0 इंटू q, अब q0 तो आ ही गया है तो इसे छोड़कर r²। ठीक, 1/4πε0 इंटू q/r² हो गया डेरिवेशन, हो गया। ठीक है, कुछ करना नहीं है। अब बताइए यहाँ पर हम f/q0 के स्थान पर, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? अब बताइए इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, क्या बताया था कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या फिर एकांक परीक्षण आवेश जो बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी E बराबर F/q, पढ़कर भी आए हैं पीछे। ठीक है, E बराबर F/q, ठीक है, वही होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, यानी हम इसे E से लिख सकते हैं, E से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम f/q0 के स्थान पर क्या लिख देंगे? E लिख देंगे, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बाकी तो वैसे ही लिख देंगे ना, बाकी 1/4πε0 इंटू q/r²। ठीक है, अब बताइए फिजिक्स में इससे आसान कोई डेरिवेशन है? फिजिक्स में इससे आसान कोई डेरिवेशन है जो पूरे 5 अंक देकर जाता है? ठीक है, कूलॉम के नियम के बाद हमने बताया है। ठीक है, कूलॉम के नियम में आपको परिभाषा भी याद करनी होती है, लेकिन डेरिवेशन के लिए मतलब पूरा नियम याद नहीं करना होता है। ठीक है, बस हाँ विद्युत क्षेत्र समझना होता है, उसके बाद ये डेरिवेशन क्या है, क्या कुछ भी नहीं है। तो अब इसके बीच में वाला बल इतना होता है, q0 को इधर भेज दिया, f/q0 हो गया, बन गया। ठीक है, बस यही एक काम करता है कि हाँ q0 को उठा कर इधर भेज देते हैं। ठीक है, ये आधे हो गया काम। ठीक है, अब बताओ कितना आसान है डेरिवेशन भाई, कितना आसान डेरिवेशन, और इसके लिए पूरे 5 अंक मिलते हैं। ठीक है, फिजिक्स बहुत आसान है। ठीक है, तो अब चलिए इसको भी मिटा दें, और उसके बाद हाँ, तो हमने क्या क्या समझ लिया? आवेश, कूलॉम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, तो बहुत सारे टॉपिक हमारे लग आधा चैप्टर पूरा खत्म हो गया। ठीक है, मुझे लगता है मतलब कई घंटे हो गए हैं। ठीक है, घंटों से ऊपर हो गया है। ठीक है, और आधा चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, बस 3 टॉपिक बचे भाई, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत फ्लक्स और गॉस की परिमेय, बस 3। ठीक है, 3 टॉपिक बस, इतना ही तो हमें पढ़ना है भाई, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा। मैं कहूँगा कि हाँ आधा घंटा और लगेगा, बस आधा घंटा। ठीक है, तो इतना खत्म कर देंगे भाई बहुत जल्दी, एक भी छूटने नहीं देंगे भाई। ठीक है, कोई छूटेगा नहीं कोई टॉपिक। ठीक है भाई लोग, तो इसको मिटा देते हैं हम। चलिए, कैमरा तो चालू ही होगा, एक सेकंड, चालू तो है, हाँ चालू, मुझे डर लगा रहता है भाई, क्या करें कहीं कैमरा बंद ना हो जाए। ठीक है, तो समझ लिया, हाँ विद्युत द्विध्रुव पढ़ने वाले थे, विद्युत द्विध्रुव, आप समझिए। ठीक है, एक सेकंड, विद्युत द्विध्रुव कुछ नहीं आता जिनको ऊपी देखें। ठीक है, विद्युत, अरे भाई मतलब कहने का मतलब ये नहीं था। ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता मतलब इनको समझ में नहीं आता, ध्यान से देखियो, और जिनको आता होता है तो रिवीजन ही होगा ना भाई, बहुत अच्छी बात है कि जिनको आता है तो। ठीक है, क्लास 10th नहीं, क्लास 12th का है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्लास 11th में है भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्लास 11th में। कई बार कमेंट करके पूछते हैं लोग, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट आया, जैसे मतलब इस चैनल स्टार्ट किया मैंने, हाँ कि आप किस क्लास में हो। ठीक है, तो मैं 11th में हूँ, इस बार 11th का एग्जाम होगा मेरा। और चलिए, हाँ तो क्या बताना था विद्युत द्विध्रुव ना, तो कहने का मतलब है, मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर कहने का मतलब कोई ऐसी चीज है जो दुई है, कोई दुई चीज है। ठीक है, एक सेकंड, कैमरा बंद हो गया क्या? लाइट बंद हो गई? नहीं, कैमरा तो चालू है पर वो फ्लैश बंद हो गया लाइट का, कैमरे का मतलब कैमरा ही बंद हो गया। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, यानी द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, जोड़ा, चप्पल का जोड़ा जानते हैं? चप्पल का जोड़ा, जोड़ा जो होता है ना हमेशा विपरीत होता है। जो चप्पल देखें, चप्पल, सॉरी मारने की बात कर रहे हो भाई सोचा मारने, यार मारने नहीं, इतनी हिम्मत कहाँ भाई कि आपको मार रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो जोड़ा हो जाएगा चप्पल। जब चप्पल लेके जाते हैं तो आपको दुकानदार 2 पैर के चप्पल देता है, एक लेफ्ट एक राइट, यानी जो जोड़ा होता है वो विपरीत होता है। और इसी तरह जो विद्युत द्विध्रुव होता है, इसमें 2 आवेश होते हैं और दोनों विपरीत होते हैं।
ठीक है, समझ में आया? अब समझिए, अगर अगर हमारे पास कोई दो आवेश हैं, ठीक है, पहले का क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू है और दूसरे का माइनस क्यू है। हमने पहले ही बताया कि दोनों विपरीत होंगे, और अगर हम इन दोनों को क्या करें, 2l दूरी पर रख दें, तो बन गया दो ध्रुव। ठीक है, अगर कोई दो आवेश है हमारे पास जिनका जो परिमाण है समान है, यानी एक 10 गुलाम है, दूसरा 10 गुलाम है, ठीक है, और जो इनकी प्रकृति है विपरीत है, ठीक है, एक प्लस प्लस यानी धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है, तो जो इनका और एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है, तो जो पूरा निकाय बनकर तैयार होगा इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, वैसे हम इसको अगर आप इसे इस तरह लिखेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। ठीक है, एक ऋणावेश है, दूसरा धनावेश, अभी कैसे अच्छा रहेगा वो हम लोग को बताएंगे। ठीक है, अगर क्या समझा है, अगर हमारे पास कोई दो आवेश है जिनका जो परिमाण है वो समान है, यानी एक 10 गुलाम है, दूसरा भी 10 गुलाम है, और जो प्रकृति विपरीत है, यानी एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है, और अगर एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित है, अल्पतम जो दूरी होगी उसे हम 2l से प्रदर्शित करेंगे, तो जो पूरा निकाय बनकर तैयार होगा उसे कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव जो है यह भी एक सदिश राशि है, यह भी एक सदिश राशि है। इसकी जो दिशा होती है यह होती है ऋणावेश से धनावेश। हमने वैद्युत क्षेत्र में क्या बताया था, धनावेश से ऋणावेश ना, और इसमें जो होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। ठीक है, ध्यान में रखिए इसे। अभी थोड़ा मतलब आगे काम आएगा डेरिवेशन, कई सारे डेरिवेशन में। ठीक है, अच्छे वाले डेरिवेशन में काम आने वाला है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, क्या होता है हमने कि दो आवेश हैं जिनकी अगर प्रकृति विपरीत है और अगर एक दूसरे 12 दूरी पर रख दें तो जो निकाय बनकर तैयार होता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव हमने समझ लिया। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, अगर हम क्या करें, कोई एक आवेश इनमें से उठा ले, ठीक है, हमने क्यों उठा लिया, और हम अगर इनके बीच में जो दूरी है उससे गुणा कर दें, इनके बीच की दूरी है कितनी है 2l, गुणा कर दें, बन गया तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो इसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की जो दूरी होती है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वैद्युत द्विध्रुव के, उनके बीच की दूरी को हम गुणा कर दें तो ये बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव, और इसे p से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे p से प्रदर्शित करते हैं। p बराबर क्या हो गया 2l3। ठीक है, p बराबर क्या हो गया 2l3। ठीक है, अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें, मात्रक भी पूछा जाता है। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, अब बताइए इसका कुलाम। ठीक है, कुलाम आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कुलाम। ठीक है, कुलाम, और 2l क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कुलाम मीटर। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अगर कोई दो आवेश है जिनका परिमाण समान है, ठीक है, एक 10 गुलाम है, दूसरा भी 10 गुलाम है, और जिनकी प्रकृति विपरीत है, एक ऋणावेश है, दूसरा धनावेश है, और एक दूसरे को 2l दूरी पर रख दें तो पूरा जो सिस्टम बनकर तैयार होता है, पूरा निकाय बनकर तैयार होता है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, यानी कह सकते हैं वह निकाय जिसमें कोई दो आवेश जिनकी प्रकृति परिमाण समान हो, प्रकृति विपरीत हो, और एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, वह निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, किसी एक आवेश का परिणाम, यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की जो दूरी है, अगर इसको गुणा करते हैं, यानी इसका गुणनफल, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे p से प्रदर्शित करते हैं, p बराबर 12q हो जाएगा, और मात्रक कूलम मीटर हो जाएगा। अब बीमा लिखनी है, बीमा कैसे लिखेंगे। ठीक है, बीमा, बीमा भी पूछी जाती है, तो बीमा भी बता दें, दिखाई दे रहा है कैमरे में। ठीक है, बीमा भी पूछी जाती है, तो बीमा कैसे लिखेंगे। अब देखिए, आवेश की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा, ठीक है, आवेश की बीमा होती है 80 गुणे यह दूरी, दूरी की बीमा क्या होती है मीटर, क्या हो जाएगा 80m। ठीक है, शायद पीछे मैंने वो बताया था बीमा, तो ये वाला वो नहीं लगाया था ब्रेकर शायद, तो लगा लीजिएगा भाई, सॉरी अगर नहीं लगाया था तो बहुत बहुत सॉरी उसके लिए, पर हाँ ये लगा लीजिए। ठीक है, हाँ चलिए, तो लाइक भी कर लीजिए, बहुत मेहनत लग रही है क्लास को करने में। तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए यहाँ पर आपको दो स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाता है, दो स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाता है, और दोनों का डेरिवेशन जो है हम डेरिवेशन सीरीज में देखेंगे। ठीक है, इससे वैद्युत द्विध्रुव का कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पूछा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव का कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, ये एक अक्षीय स्थिति में पूछी जाती है और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, एक अक्षीय दूसरा निरक्षीय में। ठीक है, आइएगा डेरिवेशन सीरीज में हम इसका डेरिवेशन करवा रहे हैं भाई, अगर एक वन शॉट में एक वन शॉट भी होता है। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं कि मतलब कि वन शॉट सीरीज में आपका वन शॉट होता है, और डेरिवेशन सीरीज में आपका जो भी चैप्टर के पूरे डेरिवेशन है वो हम पूरे करते हैं, एक एक डेरिवेशन करते हैं, कोई भी नहीं छोड़ते। ठीक है, वन शॉट में पूरा डेरिवेशन लेकर नहीं चल सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक जो होता है हमारा क्या आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस के परिमेय हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा।
अच्छे निरक्षे भाई, अच्छी निरक्षे क्या होता है, जब कोई विद्युत उद्योग होता है इस तरह माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू, डेरिवेशन हम डेसिमल सीरीज में करवा रहे हैं, चिंता क्यों ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इनके अक्ष के अनुदिश, अच्छे मतलब अक्ष के अनुदिश यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं पी है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात करनी होती है हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। अगर हम अक्षीय और निरक्षीय मतलब अक्ष के अनुदिश नहीं, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर मतलब यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से, ठीक है, मिलाते हैं उसे डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए, लेकिन यहाँ से जो दूरी लेते हैं, दूरी होती है, और यहाँ पर हम कोई बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति, ठीक है। डेरिवेशन सीरीज में हम करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, ठीक है, चिंता मत लीजिए उसके लिए। और इसी में करवाएंगे, 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, ठीक है, 3 घंटे की पूरी क्लास होगी, ठीक है, तो इसे हम डेरिवेशन सीरीज में करवा ही देंगे। चलिए अगला टॉपिक हमने क्या बताया कि हाँ विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। कैमरा चालू है, एक सेकंड, हाँ कैमरा तो चालू है, हाँ कैमरा चालू है, मैं देख रहा था भाई यहाँ बंद ना हो जाए भाई बीच में। विद्युत फ्लक्स और एवं गॉस की प्रमेय, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स, उसके बाद क्या देखेंगे, गॉस की प्रमेय, और हमारा चैप्टर जो है एंड हो जाएगा, ठीक है। विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय देखेंगे, ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं जानते हो, विद्युत बल रेखाएं उन्हीं की संख्या की माप होता है, ठीक है। अगर हम, ठीक है, क्या होता है, अगर हम, ठीक है, कोई हम एक क्या ले लें, विद्युत क्षेत्र में हम कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ ले लें, ठीक है, कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लें, विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लें, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होंगी हम उनको गुजारेंगे, यहाँ से इसे गुजारेंगे और ये इस तरह जाएंगी, ठीक है, इस तरह गुजारेंगे, इस तरह जाएंगी, इस तरह गुजारेंगे और इस तरह जाएंगी, ठीक है, तो इस तरह जाएंगी। तो यही बल जो विद्युत बल रेखाएं जाती हैं बंद पृष्ठ से, ठीक है, मतलब इस पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है काल्पनिक पृष्ठ कोई, तो उन विद्युत बल रेखाओं की जो पूरी संख्या होती है उसी के माप को कहते हैं विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अगर हम इसका जो विद्युत क्षेत्र की जो यहाँ पर दिशा होगी वो इस तरफ होगी, ई जो होगी इस तरफ होगी, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इधर होगा, ठीक है, डी इधर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्षेत्र, अच्छा क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है तल के लंबवत, ठीक है, हमारी गाल का इसके लंबवत, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे, एक सेकंड, ठीक है, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो इसके लंबवत, ठीक है, इस मार्कर का मतलब इस बोर्ड का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत, ठीक है, मतलब क्या होता है तल के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, तो यहाँ भी इसके लंबवत हो जाएगा और यहाँ पर थीटा कोण बनाएगा ये, ठीक है। तो इन विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है इसी के माप को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। थोड़ा मॉडिफाई करके अच्छे से लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ जो भैया विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को कहते हैं विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको माप लेते हैं, उसकी माप को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। अब तो क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम करते हैं, यहाँ पर एक टॉपिक पूछा था कि निर्भर या किन बातों पर निर्भर करता है, बताइए विद्युत फ्लक्स किन बातों पर निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स। अब मैं बताऊं यहाँ पर एक टॉपिक लेंगे, ठीक है, कि हाँ भैया पानी बह रहा है किसी पाइप से लगातार, किन बातों पर निर्भर करेगा, तो भैया ये चीज बताओगे कि हाँ भैया उसका अगर पानी खूब तेज आ रहा है, यानी पानी खूब तेज आ रहा है, जो इसकी तीव्रता है बहुत तेज है, ठीक है, तीव्रता है उस पर निर्भर करेगा कि पानी कितना तेज आ रहा है। दूसरा आप बताओगे इसका क्षेत्रफल कितना है, पाइप बड़ा है तो पानी ज्यादा आएगा, पानी बह रहा है। अगर मैं पूछूं आपके घर में कोई खिड़की है, ठीक है, ये है आपका घर और यहाँ पर इसमें खिड़की है, खिड़की से हवा कब ज्यादा आएगी, कब कम आएगी, किन बातों पर निर्भर करेगा, आप बताओगे भैया हवा जो है खिड़की बड़ी होगी तो हवा ज्यादा आएगी, खिड़की छोटी होगी तो हवा कम आएगी। और थोड़ा और आगे बढ़ोगे, यानी आपने क्या बताया क्षेत्रफल, ठीक है, और थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो बताओगे हाँ एक और हो सकता है कि अगर हाँ हवा खूब तेज आ रही है साए साए तो हवा ज्यादा आएगी, और खूब धीमे चल रही है तो धीमी होगी, यानी इसकी तीव्रता पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। उसी तरह ये जो विद्युत फ्लक्स होता है इसकी क्षेत्रफल और इसकी तीव्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। या और हम इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, फाई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल, ये विद्युत क्षेत्र ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, और इसकी तीव्रता, ठीक है, यानी ई इंटू डी ए इस तरह होता है, ठीक है। और जब ये हटता है तो ईडीए कोस थीटा हो जाता है, ईडीए कोस थीटा, और यहाँ से कोस थीटा 90 पर खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फाई बराबर, एक सेकंड उधर लिख देते हैं, तो हमारा सूत्र जो फाइनल सूत्र निकल कर आएगा फाई बराबर ई इंटू डी ए, ठीक है। अगर हम छोटे से क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं तो डी ए हो जाएगा, नहीं तो सीधा ए लिखेंगे, फाई बराबर ई इंटू डी ए भी लिख दीजिए, ठीक है। अगर छोटे से क्षेत्रफल का निकालेंगे तो वहां पर हम डी ए लिखेंगे, ठीक है। इतना बात क्या क्लियर है विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। आप समझते हैं हमारा लास्ट टॉपिक कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। विद्युत फ्लक्स अगर समझ गए हैं, अच्छा विद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप सिंपल नहीं होता, विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। या दो बातों पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल और तीव्रता पर, ठीक है। फाई बराबर ई इंटू डी ए, यानी ई क्या होगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये डी ए क्या होगा क्षेत्रफल, ठीक है। क्लियर, अब मिटा दें इसको, ठीक है। और हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय,
गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय, ठीक है, समझिए। लास्ट टॉपिक है, ठीक है, बस लास्ट टॉपिक, एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स भी खत्म हो गया। कैमरा चालू है क्या भाई? हाँ चालू तो है भाई। ऐसे ही सोचा कि हाँ बस अंत तक बना रहे सही से। क्या डाल रहे हैं? तेरी इन बातों से तेरी निगाहों, मैंने हर लम्हा गुजारे, तेरे इस चेहरे से चांद सुनहरे को मैंने तो जिगर से गुज। अब देखिए गॉस के प्रमेय क्या कहते हैं? गॉस चर्चा कुछ कहते नहीं थे, सबको पता ही तो था कि हाँ जो वैद्युत बल क्या वैद्युत फ्लक्स का होता है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होता है। तो भैया गॉस ने कहा बताया कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, तो मम्मी का बक्सा है तुम्हारे घर में जिसमें पैसा कौड़ी रखा है, चोरी को नहीं बता रहे भैया, उसी को कहते हैं बंद पृष्ठ, यानी गॉसियन पृष्ठ। कोई बंद पृष्ठ है अगर, ठीक है, ये हो गया बंद पृष्ठ। अगर तो उसमें अगर कोई पृष्ठ है और उसमें हम थोड़ा होल कर दे यहाँ पर थोड़ा, ठीक है, और इसमें से हम क्या करें, वैद्युत बल रेखाएं उनको गुजारे। यहाँ पर कोई क्यू आवेश स्थित, तो यहाँ से हम वैद्युत बल रेखाओं की हम यहाँ से इसमें से गुजारे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी, वैद्युत जो बल रेखाएं होंगी, इस आवेश पर, इस पृष्ठ में जो भी आवेश होंगे उनका 1/ε नोट गुना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से, अभी समझाएंगे इसको, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अच्छे से लिख लीजिएगा इसको भाई, हम वैसे लिख रहे हैं, इस तरह सब लगा कर अच्छे से लिखिएगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, यानी वैद्युत रेखाओं की जो संख्या है, इस क्या होता है, उस पृष्ठ के कुल आवेश का, उस पृष्ठ के कुल आवेश का कितना होता है, कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, 1/ε गुना होता है। यानी यहाँ से जो वैद्युत बल रेखा की संख्या जो गुजर रही है, ठीक है, क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, अच्छे से लिखना, फाई बराबर क्या हो जाएगा, जो भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होगी, क्या होगा, कुल आवेश जो होगा, यानी क्यू, उसका 1/ε गुना, ठीक है, जो कुल आवेश होगा, स्प्लिट पर वितरित जो कुल आवेश होगा उसका 1/ε गुना होगा, ठीक है। जो यहाँ, अरे भाई, किसी बंद, कोई बंद पृष्ठ हम ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई आवेश होंगे, ठीक है, यहाँ पर खूब आवेश होंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैद्युत बल रेखाओं को निकालेंगे, गुजारेंगे, यानी वैद्युत फ्लक्स को गुजारेंगे। तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कुल आवेश का 1/ε गुना होगा गुजरने वाला, ठीक है। यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू और इसका एप्सिलॉन नॉट गुना। तो इसे हम थोड़ा अच्छे से लिखें तो फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, Q/ε0, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, तो सत्यापन इसका हम सत्यापन हम डेरिवेशन सीरीज में करवाएंगे, ठीक है। अब हम इसका सत्यापन जो है डेरिवेशन सीरीज में करवाएंगे। डेरिवेशन सीरीज आपकी इसके बाद ही होगी, ठीक है, मतलब इसके बाद क्या होगी, इसके साथ ही चलती रहेगी, ठीक है। चैप्टर का वन शॉट करेंगे, उसके सारे डेरिवेशन को हल करेंगे। यहाँ की इसमें हमने कुछ डेरिवेशन को बता भी है, कूलाम का नियम, बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस हाँ कुछ रह गए हैं, उसे हम डेरिवेशन सीरीज में जरूर खत्म करवाएंगे, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, पूरा टॉपिक हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। एक बार हम पूरा बता रहे हैं, वैद्युत क्या समझा, वैद्युत जो आवेश है किसी पदार्थ का गुण है, ठीक है, और जिस उसमें वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। उसके बाद कूलाम का नियम कि दो बिंदु आवेश में लगने वाला बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी को व्युत्क्रमानुपाती कूलाम का नियम। उसके बाद हमने समझा वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश की जो चारों तरफ का जो क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई भी वैद्युत क्षेत्र है उसमें स्थित किसी एकांक परिक्षण आवेश जो बल का अनुभव करता है, यानी उस पर जो बल लगता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश जो हम विपरीत प्रकृति के आवेश से दूसरे 12 दूरी पर रखे होते हैं, तो जो पूरा तैयार होता है वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी दोनों वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है और किसी एक आवेश का परिमाण को गुणा करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है, ठीक है। वो दो स्थितियों में होता है, निरक्षीय, उसका डेरिवेशन सीरीज में करेंगे। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के मान गॉस की परिमेय, यानी किसी बल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या होती है, 1/ε0 गुना होती है, ठीक है, उस पृष्ठ के कुल आवेश की, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये हैशटैग 14 चैप्टर की जो सीरीज है उसकी आज ये पहली क्लास थी, ठीक है। इसी तरह आपकी जो 14 चैप्टर हमका वन शॉट कराया जाएगा, हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, क्लास 10 के साथ तो ज्ञानोदय यूट्यूब से सबसे बढ़िया आप, अगर आपका गोल है 95% स्कोर करना, ठीक है, मैंने भी वहीं से पढ़ाई किया था क्लास 10 में, ठीक है, आप भी वहाँ से पढ़िए और उनके सारे वन शॉट वीडियो जरूर देखिए। और बाकी क्लास 12 वाले यहाँ पर हम तो वन शॉट वीडियो आपके सारे चैप्टर के करवा ही देंगे, ठीक है। चैप्टर पहले तो बने रहेगा अंत तक, ठीक है।
चलिए मिलते हैं फिर आपको शाम को लाइव क्लास में, मतलब लाइव क्या शाम को लाइव में मिलेंगे, वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन होंगे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो धन्यवाद, ठीक है? एक कमेंट छोड़ कर जाइएगा, ठीक है? क्योंकि आपके कमेंट हम देखते हैं, पढ़ते हैं और खूब अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई भी देते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं शाम को, धन्यवाद।